रजिस्ट्रेशंस ऑफ अप टिल नाउ 350, उसमें से आई थिंक सिर्फ 75 बच्चों ने दिया था माशाल्लाह। तो फिर सही होता है कि पासिंग रेशियो तुम्हारे हिसाब से ही होता है। भाई जब तुमसे तेज में भाग रहा हूँ तो तुम उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। किसने किया था? बाकी फर्स्ट क्लास है। तो वो कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखी? वो देख ली ना, बस सही है। ये मेरे को ये तो टेंशन हो गई मुझे कि भाई अब कनेक्ट कैसे करोगे आगे। चलें जी, वो सही है। पर ये कि वो ई क्विज बनाने का मतलब ये है कि मैंने उसको अभी बंद नहीं किया। ये स्टिल कैन अटेम्प्टेड। आप मुझे बोलना ग्रुप पे, मैं रीसेंड कर दूंगा। सही है जी, सबके लिए वो बेहतरीन है। कोई ऐसे जिसके 5 में से 5 आए? गुड। 4 वाला कोई? क्या गलती की थी? अच्छा चलें जी, आज फिर इंशाल्लाह एक और वैसे ही देंगे। जो जो होता रहेगा वैसे हम कवर करते रहेंगे उसको क्विज के जरिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, कल मैंने जो क्लास करवाई थी उसको हल्का फुल्का रिकैप करते हैं। मैंने कहा था कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। शुरू यहाँ से होता है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कितने लोगों के बीच में विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन पार्टी। फिर हमने कहा था भाई फाइनेंशियल एसेट में रटा नहीं लगा, हमने समझा फाइनेंशियल एसेट का मतलब होता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव और इटसेल्फ कैश। अच्छा, डेरिवेटिव्स वगैरह भी होते हैं तो वो सी फाइनल में वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने हटा दिया, वो तुमसे डिस्कस भी नहीं किया अभी। इसके बाद मैंने कहा था बीइंग एन इन्वेस्टर मैं 2 तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा, या तो इक्विटी सिक्योरिटी या डेट सिक्योरिटी। इक्विटी सिक्योरिटी में जब मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा मकसद उससे कमाना होगा 2 तरीके के गेन, कैपिटल गेन और डिविडेंड। मैंने कहा वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मुझे डिविडेंड ना मिले, और हो सकता है कि कैपिटल गेन की जगह मुझे व्हाटसोएवर द केसेस। अब अगर आप इन्वेस्टर बन चुके हैं तो आपको फिर अकाउंटिंग करनी है। हमने कहा था जब इन्वेस्टर को सोचा तो इन्वेस्टर के अंदर मैंने 2 चीजें देखी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी। हमने सबसे पहले किसको पिक किया? इक्विटी सिक्योरिटीज को। यानी अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने जाता हूं तो क्या करना है, हमने यहां से शुरू किया। फिर इसको एक स्टेप आगे लेके गया। मैंने कहा कि जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको इसको किस पे रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू कैरी दैट इन्वेस्टमेंट एट। वेरी गुड यार। चले, अगर हमें उसको फेयर वैल्यू पे रखना है तो कितने मॉडल अलाउ किए जाए? फेयर वैल्यू थ्रू। अच्छा, कोई मुझे तुम में से ये बता दे कि क्यों 2 मॉडल लगाए गए और पाबंदी का क्यों है? ताकि मैनिपुलेशन। ऐसे तो आपकी इतनी अच्छी रिपोर्टिंग हो जाए कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो, लॉस भी छुप जाए और आपके पीएनएल पे कोई हिट ना है। तो इसलिए कहा गया कि वंस यू आर इन वन मॉडल यू विल रिमेन इन दैट मॉडल। आप वहां से मूव नहीं कर सकते क्योंकि कोई टोपी ड्रामा अलाउड नहीं है। अच्छा, फिर आपको कहा गया कि अगर आपकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये कहा गया कि भाई आपकी नीयत से ये लग रहा है कि आप कभी भी उसका हिट पीएनएल में, तो आपके लिए मॉडल कौन सा है? अच्छा, व्हाट इफ के अगर वो सवाल में कहे कि कंपनी को फिर भी मस्ती है फेयर वैल्यू थ्रू पीएल की, तो मना, वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएल में जाएगा बट वहां से कभी मूव व्हाटसोएवर द केसेस गेन और लॉसेस ओसीए में जाएंगे या गेन और लॉसेस पीएनएल में। मैंने कल की इलस्ट्रेशन में आपको बखूबी ये बात सिखाई थी, समझाई थी कि भाई अगर मैं इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पर रख रहा हूं तो फर्क सिर्फ इतना है, एक का गेन ओसीआई में मौजूद होगा और एक का गेन पीएनएल से रिटेन अर्निंग है। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग के साथ साथ हमें रिपोर्टिंग भी सीखनी है। सही चीज साथ साथ। कल का जो मैंने सवाल करवाया था उसमें मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर किया था, आज उसको इंक्लूड करते हैं। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि इक्विटी सिक्योरिटीज पूछेगा कुछ, क्योंकि उसने अब तक ये पूछा नहीं है, तो इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। मैंने ये कहा कि भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भला क्या है। मैंने कहा भाई मैं ब्रोकरेज हाउस पे गया, उसने मुझे कहा कि भाई अगर तुम्हें शेयर्स खरीदना है तो मेरा इतना % कमीशन होगा। तो मैंने कहा भाई तू कमीशन क्यों ले रहा? तो बोल लगा और क्या दोगे? मैंने कहा कमीशन ही देंगे ना। तो हमने कहा कि भाई एक शेयर की फेयर वैल्यू इतनी है, तो वो बोलेगा इतना % कमीशन मेरा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं टू बाय एनी सिक्योरिटी यू नीड टू पे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट? तो सर अब पहले यहाँ पे 2 मॉडल्स देखते हैं। पहले हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से। बहुत सुकून से बात समझना। मैंने कहा कि भाई पहले मुझे बताओ कि मैंने ये शेयर खरीदे कौन सी डेट पे? 1 जनवरी 2018 में। कुछ पता नहीं किसने तंदूर बनाया है।
इधर 1 जनवरी 2018 पे। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं शेयर को खरीदने गया तो इस कंपनी के मैंने कितने शेयर्स खरीदे? 15%। अच्छा देखो, एक बात सवाल में याद रखना, आगे जाके मैं जो पास पेपर में चीजें हो सकती हैं वो सवालों में एडेड है मेरे। इसने दिया हुआ शेयर कैपिटल, ये अमाउंट है, यानी ये पार वैल्यू है जो बैलेंस शीट में आ रही होती है। क्या मैं इसको 10 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूँ? अच्छा, मैंने किया ये कि मैंने 1 मिलियन को डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया? इसको मैं कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये किस कंपनी के शेयर्स हैं भाई? एबीसी लिमिटेड के। मैंने कहा भाई इसमें से मैंने कितने परचेज किए हैं? 15%। ये आ गया 15,000 शेयर्स जो मैंने एक्वायर किए हैं। अच्छा जी, एक और चीज सुने, जब 15,000 शेयर मैंने एक्वायर किए तो मैं गया ब्रोकर के पास, मैंने बोला भाई मुझे 15,000 शेयर चाहिए। उसने बोला भाई बेशक बिस्मिल्लाह 15,000 शेयर ले लें। मैंने कहा भाई एक शेयर कितने का चल रहा है? तो उसने मुझे बताया कि भाई जनवरी 1 2018 पे एक शेयर कितने का है, क्योंकि मैंने इसी दिन तो खरीदा इसको। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा जनवरी 1 2018 पे। मैंने कहा भाई मुझे बताओ एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है इसकी? 28। मैंने कहा भाई 28 रुपए के हिसाब से शेयर्स देते हो? उसने बोला नहीं, मैं 28 रुपए पे कमीशन चार्ज करूंगा हर एक शेयर पे। तो उसने कहा कि भाई आप इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, वो कितने परसेंट दी हुई है सवाल में? 1%। अच्छा, अब इसको लॉजिकली भी डिस्कस करते, कितना आ गया? 0.28 अच्छा, आप समझने की बात, वो आईएफआरएस के जार्गन्स को पूरा लिंक करते हैं यहाँ पे। समझने की बात बच्चों इसमें यह है कि तुम अगर किसी को बताओ कि तुम्हें ये शेयर्स कितने के पड़े, तो तुम क्या 28 कहोगे? कितने कहोगे? 28.28। इसलिए आईएफआरएस आपको कहता है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूं या बाद में लिखेंगे, कि इनिशियल रिकॉग्निशन will be at फेयर वैल्यू प्लस, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट डे 1 पे अब तक फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कैपिटलाइज होगी। किस पे कैपिटलाइज होगी? फेयर वैल्यू प्लस। तो सर कल के सवाल में तो आपने नहीं किया था, उस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इस केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। बात क्लियर है? अच्छा जी भाई, मैंने किया ये कि मुझे बनानी है एंट्री। मैंने कहा सर 28.28 इंटू 15,000 कितने पैसे गए होंगे जेब से? 24। यही है भाई। हमने इन्वेस्टमेंट की होगी डेबिट 424200। यहां तक कोई मसला? प्लीज खाली यहां तक डे 1 कॉपी करें आप। क्या हमने सिर्फ 15,000 शेयर्स खरीदे और डे 1 पे हमने फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे इसको कैपिटलाइज किया जी? एक्सपेंस डेबिट नहीं किया, अभी बता रहा हूं 1 मिनट में। अभी कैपिटलाइज किया मैंने, सही है जी? अच्छा भाई, कॉपी करते करते ही सुन लो, ये एक बच्चे ने ये कहा कि सर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस क्यों नहीं बुक किया? रीजन दे रहा हूं, सब सुनोगे, पहले सब सुनो। आपको आईएफआरएस 9 ये कहता है कि जब आपने सिक्योरिटी को रखा हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, तो जब आप उसका कोई गेन और लॉस पीएनएल में नहीं लेके जा रहे, तो उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में। लॉजिकल बात है, सही है? तो सर क्या आप ये कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगी? पीएनएल में। अभी वो करेंगे तो वो देख लेंगे, पर एक बात याद रखिएगा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जब उसका गेन लॉस पीएनएल में नहीं जाता तो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में। इसलिए वो कहता है कि आप उसको डे 1 पे कैपिटलाइज करिएगा। इसलिए हम कहते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर ये कह सकते हैं कि इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बगैर ये एक्वायर नहीं हो पाता, बिल्कुल ये तो कह सकते हैं, पर
डिपेंड करता है ना कि आपको एक्सपेंस आउट करना है या कैपिटलाइज। उरूज बिल्कुल ये पीडीएफ शेयर होगी ग्रुप में, पर जो लिखने की चीजें वो तो हम नोट करेंगे ना, बिल्कुल पूरी पीडीएफ शेयर होगी। हो गया जी यहाँ तक कॉपी। फेयर वैल्यू टू ओसीआई लाजमी लिखिएगा। नवीद वेरी गुड। लाइट तो जलाओ यार, दिख नहीं रहा तुम लोग, मजा नहीं आ रहा। अफीफा बस अभी हमने शुरू की ये क्लास और हमने ये कहा है कि कल की क्लास में ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं थी, इस क्लास में ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। यानी ब्रोकर मुझे कह रहा है कि मैं हर एक शेयर के ऊपर तुमसे कमीशन चार्ज करूंगा। तो मैंने किया ये कि 28 रुपए की फेयर वैल्यू चल रही थी, 1% का उसका कमीशन है, तो वो मुझे कह रहा है कि तुम मुझे एक शेयर के लिए 28 नहीं दोगे, तुम कितने दोगे? 28.28। अच्छा तुम्हें मार्केट के नाम बताता हूँ फिर हम आगे चलते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी है। जिस बंदे ने तुम्हें शेयर्स बेचे होंगे उसकी जेब में कितने जाएंगे? 28। तो ये 0.28 भी ले रहा है, वो अपने लिए ले रहा है, सही है जी। पर तुम बीइंग एन एक्वायरर तुम अपनी पंचायत करोगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, उस 28 को भी कैपिटलाइज करना है और 0.28 को भी कैपिटलाइज करना है। तो अफीफा फिर इन्होंने ये पूछा, बच्चों ने अच्छा सवाल पूछा कि सर इसमें एक्सपेंस आउट क्यों नहीं हो रही ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। मैंने बताया उसमें बेसिस में लिखा हुआ है कि भाई जब आप इसका गेन और लॉस पीएनएल में लेके नहीं जाते तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी पीएनएल में कहां जाएंगे? कैपिटलाइज हो जाएंगे। क्लियर है? ये हुआ अब तक भाई। चलिए जी, ये तो यहां तक की कहानी हो गई। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। डिविडेंड डिक्लेयर किया है 20% का एबीसी कंपनी में। क्या मैं कह सकता हूं एबीसी कंपनी वो कंपनी है जिसके मैंने शेयर्स एक्वायर किए हैं? ऐसा ही है। कितने परसेंट का डिविडेंड दिया उसने? कौन सी डेट पे? जून 1 2018 पे। अच्छा अब मैं अगर बात कहूं, तुम्हें याद आ रहा होगा कैश फ्लो। कैश फ्लो में हमने ये मतलब जलील हो के सीखा है कि हमारा जो डिविडेंड है वो किस पे लगता है? ओपनिंग शेयर कैपिटल पे, पार वैल्यू पे। याद आ रही है? अच्छा जी, क्योंकि अब मैं जो आगे क्विज़ेस दूंगा, सवाल दूंगा, उसमें प्रीमियम वगैरह भी दिख रहा होगा सामने वाली कंपनी का जिसका कोई काम नहीं होगा, तो हर चीज दी हुई उसको इस्तेमाल नहीं करते। सही है जी, ये बात आपने याद रखनी है। आगे सुने। नहीं डिपेंड करता है ना, अभी आगे जाके मैं शेयर चेंज कर दूं फिर। देखो बोनस किस पे या डिविडेंड किस पे मिलता है? वो शेयर जो उस वक्त मौजूद थे। हमने इसमें आसानी के लिए रखा हुआ है कि कोई शेयर्स की मूवमेंट नहीं हुई है। सही है जी। अच्छा अब एक चीज सुनिएगा, एक बच्चा दिमाग में पीछे बैठ के सोच रहा होगा कि यार शेयर परचेज के तो शेयर तो ज्यादा हो गए होंगे ना, शेयर कैपिटल सेम है, इसके खाली ओनर्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप सब इस चीज को एब्जॉर्ब करें। मैंने कहा भाई मैंने इनिशियली जब कंपनी बनाई थी तो मैंने 1 लाख शेयर इशू किए थे, 10,000 इसके पास, 25 उसके पास, 10 उसके पास, 5 उसके पास, ये ऐसे मेरे शेयर फैले हुए थे, पर कुल मिला के कंपनी ने कितने इशू किए? मैं अब इस 1 लाख शेयर का मालिक, इससे ये हो जाए, इससे ये हो जाए, मैं हो जाऊं, कंपनी की जात पे कोई इफेक्ट, खाली ओनर्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। ये यही केस है। बात क्लियर है? अच्छा जी, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 1 मिलियन का है। कंपनी ने क्या किया होगा? खाली हमें बुला के बोला होगा तुझको डिविडेंड दे रहा हूं। हाँ बोल रहा है, सबको दिया होगा, सिर्फ मुझे या सबको? ओके जी, अल्लाह का शुक्र है। इधर हमने कहा कि भाई हमने इसके ऊपर 20% लगाया तो कितना आ गया? अच्छा आपको याद होगा सामने वाली कंपनी जो कि ये डिविडेंड दे रही है, उस कंपनी ने एंट्री क्या बनाई होगी? अरे सर रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश, भूल गए? रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश, भाई अल्लाह की कसम यही बनाई होगी ना, तो सीखा था उसके पर्सपेक्टिव से भी सोचना बता रहा हूँ। यहाँ तो अभी दूर की बात है, पहले ये देखो उसने क्या बनाई होगी। उसने अपने तमाम शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया है? अच्छा अब ये 2 लाख रुपए का डिविडेंड इसकी जेब से निकला है, हर एक शेयर होल्डर की जेब में जाएगा। मैं इस कंपनी का कितने परसेंट का मालिक हूं? तो मेरी जेब में पूरा आएगा या 15%? वेरी गुड यार। तो सर हमने टेक्निकली ये किया, ये आ गया 30,000 रुपए। क्या मैं ये कह सकता हूं भाई कि 1 जून पे 2018 पे
मेरे पास आएगा कैश डेबिट, कितने का भाई? मेरी आ गई भाई डिविडेंड इनकम, कितना? सर ये सीधी सीधी चली गई है पीएनएल में, ये सीधी सीधी कहां चली गई? पीएनएल में। अब लॉजिक कि सर उसका गेन ओसीआई में जाएगा, फेयर वैल्यू को देखो, वो पाबंदी फेयर वैल्यू गेन पे। डिविडेंड एक नॉर्मल गेन है जिसका आपका कंट्रोल, तो क्या ये जेन्युइन इनकम है? ये जेन्युइन इनकम सीधी सीधी कहां जानी चाहिए? पीएनएल में। इससे आपके फेयर वैल्यू के मॉडल का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम ये लिख क्यों नहीं लेते इस एंट्री के बाद कि चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, डिविडेंड विल ऑलवेज बी पार्क्ड इन पीएनएल, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल हो, डिविडेंड विल ऑलवेज बी पार्क्ड इन पीएनएल। क्योंकि देखो टोपी ड्रा में मैनिपुलेशन कहां हो सकती है बताओ? फेयर वैल्यूएशन है ना। डिविडेंड में कोई टोपी ड्रा हो सकता है? जो तुम्हें मिला है वो सबको मिला है, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसमें सीधा सीधा कहां जाएगा? पीएनएल में। सही है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा भाई, अब मैं आ गया सर 31 दिसंबर, जिसको मैं कह रहा हूं ये है मेरी रिपोर्टिंग डेट। इस दिन पे आके मैंने देखा कि मेरा शेयर कितने का चल रहा है? 35 का। अच्छा भाई 35 का चल रहा है फेयर वैल्यू। अच्छा भाई मुझे कोई बताया था मैंने अपने शेयर्स को रखा हुआ कितने पे? 28 पे, 28.28 पे। वेरी गुड यार। तो सर टेक्निकली हम ये कह सकते हैं कि 28.28 से उठ के मैं यहाँ आऊंगा, तो मुझे फायदा होता हुआ दिख रहा है, नुकसान? फायदा। एक शेयर पे फायदा बताओ। 6.77, 6.72। सही है, 6.72 का पर शेयर का गेन है। तो और मेरे पास जो शेयर्स मौजूद हैं 15,000, कितना आ गया? 1,00,100। अच्छा भाई हमने इसकी एंट्री बनाई होगी सर, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई क्रेडिट 100। ये गेन कहां लेके गया? क्योंकि इस मॉडल का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा जी सर, इस पूरे सिनेरियो में आप मुझे ये बताएं कि आपने सर रिपोर्टिंग डेट पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंसीडर क्यों नहीं किया? देखें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब आएगी? जब ब्रोकर बीच में आएगा। अब तो ये सिक्योरिटी आपकी है ना, तो क्या उससे पूछ के फेयर वैल्यू पे लेके जाओगे या खुद ले जाओगे? अभी उसका अमल दखल नहीं है। तो सर क्या हम ये अपने पास याद रख लेंगे कि भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ तब आएगी जब हम खरीदेंगे और बेचेंगे? इसके अलावा मार्क टू मार्केट करते हुए, मार्क टू मार्केट याद रखना ये अल्फाज IAS 21 में भी सर अगर आएंगे तो बताएंगे। मार्क टू मार्केट का मतलब ये कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मार्क कर रहा हूं, किससे? मार्केट से। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्क टू मार्केट। यानी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्क किया हुआ है मार्केट से कि जैसे मार्केट ऊपर जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट भी नीचे आएगी तो नीचे आ जाएगी। बात क्लियर है? तो हम टेक्निकली अपनी इन्वेस्टमेंट को उठा के किस पे ले आए? फेयर वैल्यू पे। अच्छा अब इसी के लिए मैं यहां पे अगर इसके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो सर मेरी इन्वेस्टमेंट 15,000 इंटू 35 पे होनी चाहिए शॉर्टकट में। कितना आ गया? 525,000। अच्छा वैसे ही अगर मैं यूं करूं चेक करने के लिए कि एक इसको और एक इसको सम करूं तो भी 525,000 बनना चाहिए। तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है? अच्छा भाई इन्वेस्टमेंट तो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है सर, पर इक्विटी के अंदर मेरे पास रिटेन अर्निंग में 30,000 होगा और ओसीआई में मैं कैश भी दिखा सकता हूं, पर मैं कैश का हेड नहीं बना रहा, सिर्फ समझाने के लिए। सही है कि मैंने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे ये आपका अनरियलाइज गेन है और रिटेन अर्निंग में क्या मौजूद है? डिविडेंड। ये सिंपल चीज की अकाउंटिंग थी। बिल्कुल ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि आपने एंट्री सही पार्क की है या नहीं की। अच्छा अब इसी को हमें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से करना है। इसको हम यहां से हटा देते हैं
भाई यहाँ तक क्लियर है बात? ये कॉपी कर लें प्लीज अगर नहीं किया तो। क्वेश्चन दिखा दूं, 1 मिनट ये बच्चे कॉपी कर लें। अली, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब कंसिडर करेंगे वो सिर्फ एक ही वक्त पे करेंगे जब हम खरीदेंगे, सही है अली? सिर्फ खरीदते वक्त, और बेचते वक्त अभी वो सीखेंगे। ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट जरा लाजमी बनाइएगा क्योंकि आपने फिर आगे ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा इसको। चलिए जी, अब जी अगर आपको लगता है कि 1 साल में बिक जाएगी तो करंट में आएगी। नहीं, वैसे भी अगर रखो उसको तब भी वो उसमें रह सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। अच्छा 1 सेकंड रुकिएगा बेटा, देखिए मैंने कहा सर अब इसी को हम सॉल्व करेंगे किससे? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से। हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम अच्छा जी प्लीज सुनिएगा, यहाँ पे मैं खाली एक चीज चेंज कर रहा हूं। इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट फेयर वैल्यू। तो क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट के पैसे नहीं दोगे? अच्छा अभी देखते हैं। अच्छा ये मुस्तफा कह रहे हैं सर रिटेन अर्निंग माइनस में गलत लिखा है। अच्छा गलत लिखा है, ओके जी, खुद ही बोल दिया इसने। अच्छा भाई इधर देखिएगा, मैं वापस से इस एंट्री को रिवैम कर रहा हूं। मैंने कहा भाई आप ब्रोकर को जो पैसे देके आएंगे ना, वो तो देके आएंगे 28.28 इंटू 15,000। कितनी अमाउंट थी ये वाली? 424 200। अच्छा वो कह ये रहा है कि क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, तो अब टेक्निकली आपके तमाम गेन्स एंड लॉसेस जब पीएनएल में जाएंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहां जाएगी? पहले क्यों मना था? क्योंकि उसके रिलेटेड कोई भी चीज पीएनएल में नहीं जा रही थी। तो सर हमने यहाँ पे एक एक्सपेंस बुक करना है जिसका नाम है, अच्छा भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस मैंने बुक किया 0.28, एक शेयर की है तो 15,000 रुपए कितनी है? तो सर मेरी इन्वेस्टमेंट कितने पे आएगी? 420 पे। तो क्या आपको ये फर्क समझ आया कि ओसीआई और पीएल में क्या फर्क है? वहां पे ओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, यहाँ पे क्या होती है? एक्सपेंस आउट होती है। तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया, सही जी, प्लीज कॉपी करें इसको। इसके बाद हम सवाल पे सवाल करेंगे। अच्छा भाई 1 जून को जो डिविडेंड आएगा क्या दोनों मॉडल में चेंज हो जाएगा? सेम होगा? चलिए जी सर आप कह रहे हैं सेम होगा तो फिर हम फिर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। हमने बोला सर हमारे पास तो ये है, ये रहा, तुम्हारे पास नहीं है बेटा टेक्नोलॉजी। अच्छा भाई ये डिविडेंड इनकम आ गई 30,000 रुपए की, सेम केस इसको अलग कर देते हैं। ये तो भाई पीएनएल बिल्कुल देख लें भाई ये हाँ जी हो गई पहली एंट्री। सचिन डन। अच्छा भाई ये डिविडेंड की भी सेम है तो सर क्या ये क्यों करवा रहा हूं मैं दोनों साथ? इसलिए ताकि आपको एक माइंड मैप बना रहे कि दोनों में फर्क क्या है। आगे सुनिएगा, बिफोर मूविंग फर्दर एक चीज सिखा दूं।
किसी नशई ने मुझसे ये नहीं पूछा कि ये जो OCI का बैलेंस है ये कब तक OCI में रहेगा, जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता। अब एक और चीज सीखनी है आपको, IFRS 9 ये कहता है, क्योंकि मैंने पाबंदी लगाई थी कि ये कभी भी PNL में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं डिस्पोजल सिखाता हूँ, अभी आप एक्विजिशन सीखें पहले मेरे साथ, फिर आगे जाके देखते हैं। भाई आपको IFRS ये कह रहा है कि लोग ये भी तो कर सकते थे कि चलो आप कह रहे हो ना जब तक बेचा नहीं तब तक OCI में, तो बेच के क्या मैं इसको PNL में लेके जा सकता हूँ? देखो, वरना इस मॉडल का, इस पाबंदी का तो मकसद ही खत्म हो गया ना। लेट से मैंने एक सिक्योरिटी खरीदी और मैंने कहा सही है भाई, मैं IFRS आपकी बात मान रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ उसको OCI में। जैसे ही मेरा दिल किया प्रॉफिट को इंक्रीज करने का, उसको बेच दिया और बेच के OCI से गेन कहाँ ले गया? PNL में, जो कि अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक चीज, दिस विल बी reclassified डायरेक्टली इन रिटेन अर्निंग। अब वो कह रहा है हाँ बेचो, मुझे मसला नहीं है। तभी तो मैंने कहा था कल की क्लास में, बेच भी दे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो उसने पाबंदी क्या लगाई, उसने बोला भाई अगर तुमने फेयर वैल्यू थ्रू OCI की मस्ती थी तो जो तुम्हें गेन और लॉसेस आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? OCI में। अगर बेच दोगे तब भी OCI से PNL में, OCI से डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? यानी सर गेम ये बन गई कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI में जितने भी गेन्स है वो कभी भी PNL का मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन शुरू से लगा दी गई है। बात क्लियर है? चलिए जी, ये लिख लीजिएगा अपने के पास कि दिस विल बी रीक्लासिफाइड डायरेक्टली इन रिटेन अर्निंग अपॉन सेल। ये भी लिख देना, वरना तुम फिर बोलोगे कि भाई आपने किया क्यों नहीं। सही है जी, ऑनलाइन वालों बता दो ये बात क्लियर है? ओके जी सर, अब हम इस पे आ गए, हम आ गए सर 31 दिसंबर पे। प्लीज जल्दी बताओ इस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी? 35। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट को कैरी कितने पे किया हुआ है? सर 28.28 था ना, वो OCI था। यहाँ पे आपने कैपिटलाइज ही 28 किया था, तो कंपेयर भी किससे करोगे? 28 से। तो सर यहाँ पे जो गेन आया 7 पर शेयर, और आपके पास 1,05,000। सर हमने ये कहा कि भाई 1,05,000 की एंट्री ये बनेगी इन्वेस्टमेंट, और सर हमारे पास फेयर वैल्यू गेन PNL में क्रेडिट। क्लियर है जी ये बात? अच्छा भाई, अब ऐसे ही आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे अगर PNL बनाऊं तो आपका फेयर वैल्यू गेन कितना है? आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी थी? 4,200। नेट गेन इसके अंदर बाद में ऐड कर देते ना, वो पहले सिक्योरिटी का नेट गेन देखते हैं। हाँ जी, सिक्योरिटी का नेट गेन कितना है? कितना? 100,800। अच्छा जी भाई, फिर डिविडेंड 30,000 रुपए का। टोटल इनकम एक, पहले बताओ ये बात समझ आई? अच्छा जी, अब मैं अगर इसकी बैलेंस शीट बनाऊं बच्चों इधर, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट 15,000 इंटू ये 5,25 आ गया। पहले मुझे बताओ क्या इन्वेस्टमेंट इसमें भी फेयर वैल्यू पे और इसमें भी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है? ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब मैं आ गया इक्विटी में। प्लीज बच्चों मुझे बताओ क्या OCI होगा सब रिटेन अर्निंग? 130। प्लीज कैलकुलेटर उठाओ अपने पास जल्दी, इन दोनों को सम करो। 130, यानी आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं ताकि लॉजिकल फॉर्म में भी जाओगे ना, किसी को चैलेंज कर सको। आपने ये देखना है कि आपकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो आपकी क्लासिफिकेशन में आ रहा है, क्योंकि पाबंदी लगी हुई है ताकि आप कोई टोपी ड्रामे ना कर पाए। अच्छा, इधर मुझे एक बात देख के बताओ, बिल्कुल केयरफुली देखना, लॉजिक के साथ बताओ ताकि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी रेडी हो।
क्या मैं कह सकता हूं यहां पे रिटेन अर्निंग में सब गेन मौजूद है, जिसके दो हिस्से हैं, एक डिविडेंड और दूसरा कैपिटल गेन। नहीं यही बात समझ, एक डिविडेंड, एक क्या मैं कह सकता हूं डिविडेंड मेरा 30,000 है और कैपिटल गेन ये रहा। इस मॉडल में उस मॉडल में पता है बच्चों फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने सिर्फ 30,000 अलग से दिखाया हुआ है और ये 100,800 एक वक्त पे आके ये भी कहां से ले आएगा, पर पीएनएल से होके जाएगा डायरेक्ट जाएगा, बस यही सिखाना था। बात समझ आई? यानी दोनों केसेस में कोई अकाउंटिंग मैनिपुलेशन नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो अब आपके पास कोई ऐसे कंट्रोल्स लगा दिए गए कि आप चाह कर भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। बात क्लियर है जी? ये बात याद रखिएगा, इसको कॉपी कर ले नीचे वाले को, ये रहा जी, ताकि फिर हम उसको आगे लेके जा सके। अब हम सवाल पे सवाल करेंगे क्योंकि लॉजिक दे चुका हूं मैं। हो गया कॉपी है? हीरा जी पहला सवाल आपके पास, आप इसको मुझे करके दिखाएं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और पीएनएल दोनों से। जल्दी से हैंडी सुना के। बिल्कुल ऐसा है। फेयर वैल्यू मॉडल वाली रिस्ट्रिक्शन है वो गेन लॉस पे भी अप्लाई होगी। देखो गेन और लॉस पे ही अप्लाई होती है ना आसान। जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है रिस्ट्रिक्शन तो है ही उसके लिए, बस डिविडेंड पे तो कोई पाबंदी ही नहीं है। बिल्कुल अभी डिस्पोजल सीखेंगे आसान। ये आपकी बुक का पहला सवाल है, कोशिश है कि परसों तक आ जाए बुक। हमारी क्लास 8 बजे तक है ना? अभी तुम्हारी आवाज निकली, अभी चुपचाप बैठे हुए थे। आधा घंटा तो देखो अलग से। सचिन सही बता कितने बजे तक है? देखो FAR 1 के रिजल्ट की कसम है, अब तो सही बोलेगा। सही है 7 तक है, ओके। सही है सही है।
हाँ भाई, हो गया सवाल। ऑडिट मैं मंडे से इंशाल्लाह शुरू करूंगा, क्योंकि वो सर बेसिक्स देते हैं कि ऑडिट के कुछ जार्गन्स बता दें, फिर मैं आऊँगा रिस्क के टॉपिक से मंडे से इंशाल्लाह। हाँ भाई, डन हो गया सवाल। यस यू विल डेफिनेटली, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अच्छा भाई, सबसे पहले तो राफे जानी मुझे ये बता दे कि पहले दिन की एंट्री क्या बनाई। दोनों में, दोनों में इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश कर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आएगी। चलो जी, अगर मैं यहाँ पे पहले बात करूं तो वो डेट ऑफ एक्विजिशन है जनवरी 1, 2019। यहाँ पे भी हमने लिख दिया सर जनवरी 1, 2019। हमने यहाँ पे कहा कि सर एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है, 23। हमने कहा सर 23 के अंदर कितना, 2%, तो कितना आ रहा है, अच्छा भाई, इस पे तो इनिशियल रिकॉग्निशन हो जाएगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पे कैपिटलाइज हो जाएगी। तो हमने किया ये कि भाई हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया, 23.46 इंटू 2500, कितना आ गया, 58650। क्या कहते हैं, 58650। सर यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो मैंने कैश को करना है क्रेडिट 58650, क्योंकि कैश का आउटफ्लो तो इतना ही है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस 1150 और इन्वेस्टमेंट सबने यही बनाई थी भाई। ओके जी, हमने कहा कि भाई फिर हमारे पास डिविडेंड आ गया 1 अगस्त को। कितने का मिला डिविडेंड, 7500। और ये आ गई हमारी डिविडेंड इनकम 7500 की, और ये आ गया 2500 इंटू 3। ये हो गया जी हमारे पास दोनों। अच्छा भाई, अब रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हमारे पास जो आ गई 31 दिसंबर 2019, इस पे हमने फेयर वैल्यू कितनी आ रही है रिपोर्टिंग पे, 31.5। कैरिंग अमाउंट कितनी थी पर शेयर, ये आ गया सर 23.46। एक शेयर का गेन कितना, 8.04। पक्की बात है सर। ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट, यही है 2500 इंटू 8.04। यहाँ मजबूरी है, कॉपी नहीं कर सकते। कैरिंग अमाउंट कितनी है, फेयर वैल्यू आ गई, पर शेयर का गेन सर ये आ गई इन्वेस्टमेंट 2125, ये भी आ गया 21,250। सर ये आ गया पीएनएल में
गेन। हाँ भाई आसान था यहाँ तक कोई पंगा नहीं है। अब इसमें चीजें ऐड करते हैं कि भाई अगर साल के दौरान कुछ और शेयर्स खरीदें तो क्या गेम होगी, तो सर वो देख लेते हैं। भाई नहीं एक मिनट, ये होमवर्क लिख लो तुम। ये तुम्हें करना है क्योंकि ये तकरीबन सेम नेचर का है। एक मिनट दिखा रहा हूँ जी। ये आ गया जी आपके पास सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, मैंने इसी में चिपका दिया, जब पीडीएफ मिलेगी तो आप उसमें से देख लेना। अभी वो ऐसी ऑनलाइन है। चलिए जी, देख के करना इसको। अच्छा एक चीज सिखा देता हूं अभी, ताकि आगे जाके एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो। आप यहाँ पे जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो आप अपने सारे शेयर्स को 30 जून पे रीवैल्यू नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 जनवरी को शेयर्स खरीदे और बीच में 30 जून आ गई, तो 30 जून पे ऐसा नहीं कि पिछले शेयर्स को लाके उसकी एंट्री बना दो। एंट्री कब बनाना, ईयर एंड पे। अच्छा देखो अपने पास लिख लो, एंट्री बनती है 3 जगहों पे, खरीदते वक्त, बेचते वक्त और रिपोर्टिंग डेट पे। देखो अपने पास एंट्री बनती है 3 जगहों पे, खरीदते वक्त, बेचते वक्त और रिपोर्टिंग डेट पे। ये तुम्हें IAS 21 में भी काम आएगा। ऐसे नहीं है कि अगेन एंड अगेन तुम उसकी एंट्री बनाते रहो। एंट्री 3 जगहों पे बनेगी, खरीदते वक्त, बेचते वक्त और रिपोर्टिंग डेट पे। तो इस केस में रिपोर्टिंग डेट मेरी सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर है। सही है जी। अब करें सवाल को सॉल्व ताकि आपका टाइम बचे। मेरी रिपोर्टिंग डेट सिर्फ दिसंबर है, दैट्स इट। बेचते पर इसमें बेचा नहीं है ना। आगे तक डिस्पोजल की एंट्री नहीं बनाना, डिस्पोजल की एंट्री मैं बताता हूँ। आप खाली बस आगे तक इसको लीजिए, डिस्पोजल की एंट्री नहीं बनाना, वो मैं बनवाता हूँ। भाई डिस्पोजल की एंट्री मैं बनवाऊंगा, आप लोग नहीं बनाना, सही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक चीज सिखाऊंगा फिर, क्योंकि मैंने इसमें सारे शेयर्स बिकवाए। नहीं देखो, अगर 30 जून बीच में आ रहा है ना निशा, तो आपने 30 जून पे कोई एंट्री नहीं बनानी ना। हालांकि देखो 30 जून की प्राइस भी दी हुई है नीचे। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं कि 10,000 शेयर्स को आप पहले उसको रीवैल्यू करो, रीवैल्यू सिर्फ एक ही जगह करना, वरना आपको 2 एंट्री बनानी पड़ेगी। अच्छा एक चीज सीखो, चलो इसको और क्लियर करते हैं। अगर मैंने 20 रुपए का एक शेयर परचेज किया और 30 जून पे उसकी वैल्यू हो गई 25, तो क्या 25 30 जून पे आपकी रिपोर्टिंग डेट है? वरना आपको 2 एंट्री बनानी पड़ेगी, पहले 20 से 25 पे आओगे और फिर अगर आगे जाना होगा तो 25 से भी किसी और पे। तो कितनी एंट्रीज बनानी होंगी, 2, या एक ही में काम चल जाएगा? यानी उस गेन या लॉस को 2 चंक्स में बुक करो या 1 चंक में बुक करो, बात एक ही है। सही है निशा, ये वाली कहानी थी इसके पीछे।
ये 2000 ऐड हुए हैं, सही है, 2000 ऐड हुए हैं। जब जब न्यू परचेज करूंगा तब तब लगेगी, बिल्कुल। हमारे 2000 ऐड हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने 2019 की एंट्रीज बना ली? बनाए। आप 31 दिसंबर 2020 की नहीं बनाना बस, यानी आगे वाली नहीं बनाना बस, क्योंकि हम उस पर डिस्पोजल सीख रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ बना दें मुझे 30 जून 2020 तक, सही है? क्या बोल रहे हो? डिस्पोजल कहाँ लिखा हुआ है? ऑल शेयर्स डिस्पोज ऑन 31 दिसंबर रिक्वायरमेंट में, सही है। आप सिर्फ 30 जून तक बना दें, फिर डिस्पोजल में लिखा हुआ। जी हाँ, देखो आप पहले जब 2019 की बात कर रहे हो तो उसमें तो सिर्फ वही है, जब नए शेयर एक्वायर कर रहे हो तो उसको रिकॉर्ड कर लेना, पुराने वाले को रीवैल्यू नहीं करना, नीड नहीं है ना। बिल्कुल, ये 2000 के लिए भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर होगी, हर वक्त जब परचेज करेंगे तब होगी। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा भाई, फेयर वैल्यू बता दें इसमें, 1 जनवरी 2019 को 15 है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 1.25%। प्लीज बताओ कितनी आई? 187, ये आ गया 0.185, ये आ गया सर 175। ओके जी, 1875। तो हमारे पास ये आ गया भाई 15.1875। तो हम इसको उठा के पहले ये कर लिया हमने भाई। पहले हमने कहा सर अभी जो डेट है वो है जनवरी 1, 2019। हमने इसमें इन्वेस्टमेंट को करना है डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 151875। वेरी गुड, 151875। सर यहां पे भी इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस और कैश। सर कैश तो सेम अमाउंट से जाएगा 15। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस कितना? ये आ गया 150। सर पहली एंट्री में तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। चलिए आप एक चीज बताएं कि सर मेरे पास ये डेट की अकाउंटिंग हो गई और 30 जून आ रही है, बीच में कुछ करना है यहाँ पे? तो डेट तो दिया हुआ, तो हमारी रिपोर्टिंग डेट नहीं है। हमने यहाँ पे कहा कि भाई आप इसको यहाँ पे, वरना आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 15 से पहले 22 तक का गेन बुक करोगे, फिर 22 से 26 पे। तो क्या मैं डायरेक्टली 26 पे जाऊं? बात एक ही है। तो सर सबसे पहले हमने ये किया कि यहाँ पे मैं आ गया 31 दिसंबर 2019 पे,
यहाँ पे भी सर 31 दिसंबर 2019। ये बहुत सुकून से सुनना क्योंकि ये डिस्पोजल आप यहीं पे सीखेंगे। हमने कहा कि सर हमारी फेयर वैल्यू कितनी है भाई? 26 है और कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 15.1875। अच्छा सर यहां से यहां मूव हो रहे हैं कितना? 81। अच्छा भाई 10.8125 का पर शेयर का गेन है, तो मैंने कहा कि भाई हम करेंगे इन्वेस्टमेंट को और ओसीआई को कितने से भाई? 108। वन 108,125। सर यहाँ पे कैरिंग अमाउंट थी 15, हम यहाँ पे आ रहे हैं 26 पे, तो गेन कितने का आ गया? 11 का। तो सर यहाँ पे हमने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट हो गई 110 से, और सर पीएनएल में गेन क्रेडिट हो गया 110 से। अच्छा भाई अगर मैं बोलूं आपको कि 31 दिसंबर पे मैं इन दोनों की बैलेंस शीट बनाऊं, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग साथ साथ सिखानी है, तो ये आ गया इन्वेस्टमेंट, कितने शेयर्स खरीदे मैंने? 260 आ गया। अच्छा प्लीज मुझे बताओ इक्विटी के अंदर ओसीआई कितना आ रहा होगा? 108,125। सर यहां पे जल्दी से बता दें मुझे कि इन्वेस्टमेंट 260 पे आ रही होगी, ऑलवेज एट फेयर वैल्यू। इक्विटी के अंदर कोई डिविडेंड नहीं है इसमें, पक्की बात है? अच्छा भाई इस रिटेन अर्निंग के अंदर 110 माइनस 1875 108। आपके सामने क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है कि एक में गेन पड़ा हुआ है कहां पे और एक में गेन कहां पर है? रिटेन अर्निंग में। पर क्या वो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में गया है या पीएनएल से होके गया है? बस ये फर्क याद रखिएगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन करवा रहा हूं मैं। क्यों करवा रहा हूं? आईएस 1 में काम आएगा। इधर सर अब मुझे एक बात बताएं, ये साल तो यहां क्लोज हो गया, अब इस साल के बाद हमने कहा कि भाई सर देखते हैं कि अगला इवेंट क्या है। सर अगला इवेंट है मेरा यहाँ, तो ये डन हो गया 30 जून 2020। अच्छा क्या 30 जून 2020 पे फर्दर शेयर्स की एक्विजिशन है? अच्छा क्या बाकी चौरंगियों को रीवैल्यू करूंगे, उसको वैसे रहने दूं? उसको वैसे रहने दें, जो नई चीज लेके आए सिर्फ उसको रिकॉर्ड करो। बाकी की पंचायत कब करेंगे? जब वो बिकेंगे या तो रिपोर्टिंग डेट पे आएंगे। ऐसा ही है जी? चलें जी। अच्छा भाई निशा कह रही है सर हम 26 पर क्यों कर रहे हैं, वो भी तो नो मूवमेंट है। अच्छा आप देखो निशा एक चीज सुनो, हमारी बहन ये कह रही है कि सर हम यहाँ पे 26 पे आपने नो मूवमेंट लिखा हुआ। देखो नो मूवमेंट का मतलब ये कि कोई शेयर परचेज नहीं हुए या डिस्पोज नहीं हुए, तो क्या वो मेरी रिपोर्टिंग डेट नहीं है? मैं अपने जब फाइनेंशियल्स बनाऊंगा तो आपने मॉडल कौन सा चूज किया? आपने इसको रखना किस पे? फेयर वैल्यू पे। तो अगर निशा मैं इसको उठा के 26 पे नहीं लेके आऊंगा तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होगी? हाँ या नहीं? नहीं होगी सर, इसलिए हमने किया ही है। अच्छा भाई अब हम आ गए सीधा 30 जून 2020 पे, ये भी आ गया सर 30 जून 2020। अच्छा भाई यहां पे जल्दी से बता दो फेयर वैल्यू कितनी है? 31 की फेयर वैल्यू है, और सर इसके ऊपर 1.25% की, और अमाउंट कितनी आ रही है? 0.375। ये आ गया सर 31.3875। सर आपने सिंपल इन्वेस्टमेंट को किया, डेबिट कैश को किया, कितने से? ये हो गई कैपिटलाइजेशन आपकी। सर आपने कहा यहां पे इन्वेस्टमेंट कितने से, अमाउंट कितनी? अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस कितना?
7.5 कैश। ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा जी सर, ये हमारे पास उस दिन का वाकया है जब ये शेयर्स एक्वायर हुए हैं। अच्छा भाई, अब मैं आ गया रिपोर्टिंग डेट पे। ये तुमने केयरफुली सुनना है क्योंकि आगे तुमने अप्लाई करना है। अगले सवाल में एक्विजिशन डिस्पोजल दोनों चल रहे हैं। इधर देखिएगा, बहुत फोकस के साथ। नहीं समझ आया आप क्या पूछना इधर। अच्छा, पहली चीज तो मैं ये बता दूं, क्या तुमने इन शेयर्स को रिपोर्टिंग पे अपने पास रखा है या बेच दिया? बेच दिया। मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ याद दहानी के लिए। जब शेयर्स सेल होंगे पहली चीज मैंने लिखी है, जब शेयर सेल होंगे तो मार्क टू मार्केट नहीं करना। तो सर फिर क्या करना वो बता दें। पैसे ले आना। सर ये समझते हैं आप बात। भाई मुझे एक बात बताओ, कितनी बड़ी बेवकूफी होगी एग्जाम के अंदर कि पहले मैं शेयर को फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं, फिर पैसा लेके आऊं, फिर इन्वेस्टमेंट को निकाल दूं, या फेयर वैल्यू वाला स्टेप इग्नोर करूं। रीजन है, समझो मेरी बात। भाई अगर ये शेयर्स मैंने नहीं बेचे होते ना, तो मैं इन तमाम शेयर्स को किस पे लेके जाता? फेयर वैल्यू पे, और मेरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट मेरी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती। पर क्या अभी तुम ये बात मानते हो कि जब मैंने शेयर्स को बेच दिया है तो रिपोर्टिंग डेट पे 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी मेरी किताबों में शो नहीं होनी चाहिए? तो मैं तुमसे पूछता हूँ दो अप्रोचेस। पहली अप्रोच, पहले मैं इन्वेस्टमेंट को उठा के किस पे ले जाऊं और फिर इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करूं, या तो डायरेक्टली पैसे ले आऊं। दोनों में से अप्रोच कौन सी सही है? पैसे लेके आने वाली। अच्छा जी, अब एक और चीज यहां पे जो लिख रहा हूं, ओसीआई का आज तक का गेन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा। मैं कह ये रहा हूं कि फॉर एग्जांपल, अब तुम मुझे बताना, इधर सारे काम खत्म करके सिर्फ फोकस करो। एक बहुत ही अहम चीज सीखनी है तुमने अभी। अगर मैंने शेयर खरीदा था लेट से 20 का, वो पिछले साल हो गया था 25 का, पिछले साल कितने का गेन रिकॉर्ड किया होगा? क्या वो 5 का गेन ओसीआई में होगा? वेरी गुड। अच्छा, वो शेयर इस साल 31 पे आ गया, इस साल गेन कितना रिकॉर्ड किया होगा? 6 का, क्योंकि 5 का पिछले साल। अच्छा, मेरी बात का जवाब दो बहुत सुकून से। अगर मैंने इस साल 6 का रिकॉर्ड किया, पिछले साल 5 का रिकॉर्ड किया, तो रिटेन अर्निंग में 5 फेंकूं, 6 फेंकूं या 11? क्योंकि पूरा गेन रियलाइज हो चुका है। तो आपको सिर्फ यही सीखना था कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओसीआई का आज तक का गेन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रिटेन अर्निंग में। पहले बताओ ये बात क्लियर है? देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ, खरीदा कितने का? 20। पिछले साल गेन हुआ तो 5 का बैलेंस कहाँ मौजूद होगा? ओसीआई में, पिछले साल का गेन। इस साल और कितना रिकॉर्ड किया? 6 का। मैं कह रहा हूँ कि 5 और 6, एक एग्जाम्पल दो, कौन सा ऐसा हालात वाकयात होते हैं कि 5 और 6 दोनों मेरी बैलेंस शीट में होते? जब ये बिके ना होते। क्या मैं कह रहा हूं कि रिपोर्टिंग डेट पे तमाम शेयर्स बिक गए, तो उन तमाम के तमाम शेयर्स का जो गेन पिछले साल और आज मैंने रिकॉर्ड किया, वो तमाम का तमाम उठा के कहां फेंक दूं? क्योंकि आपको रियलाइज अब मुझे उसमें फर्क रखने की नीड नहीं है। पर एक और बात का जवाब दो, क्या पीएनएल से रूट करूं डायरेक्टली इक्विटी? पीएनएल से रूट नहीं होगा। अब वो दूसरी वाली बात समझाता हूं कि पैसे लेके आने वाली बात क्या है, प्लीज समझिएगा इधर। मैंने कहा 31 दिसंबर के ऊपर, पहले तो बच्चों बताओ फेयर वैल्यू कितनी है? 35 है, ऐसा ही है? बहुत सुकून से समझिएगा। मैंने कहा सर 35 है। अब ये अगर समझना है तो प्लीज को फोकस से देखना है इधर, क्योंकि ये मार्केट में चलता है वैसे सिखा रहा हूँ। अच्छा भाई, मैं अपने शेयर्स लेके गया ब्रोकर के पास, वही मुझे उसी नजर से देख रहा है जैसे मैं खरीदने गया था। मैंने कहा ये ले भाई। मैंने कहा भाई एक शेयर मार्केट में कितने का बिकवा के देगा? उसने मुझे कहा 35 का, क्योंकि मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है? 35। अच्छा, तो मैंने कहा तो कमीशन उससे चार्ज करेगा ना? मैंने कहा, उसने कहा मेरी बात सुन, मैं खरीदने वाले से भी कमीशन लेता हूँ, बेचने वाले से भी, तो मेरा तो काम ही यही है। तो बोल रहा है कि भाई वरना तो उसके अलावा नहीं बेचेगा। उसने बोला निकल यहाँ से, नहीं बेचूंगा। मैंने कहा भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, कमीशन ले ले। बोला कितना कमीशन? बोला वही जो खरीदते वक्त था।
कितना 1.25। बात समझिएगा सुकून से। उसने कहा भाई 1.25 का कमीशन सबके लिए, तुम्हारे लिए भी यही है। प्लीज इस 35 पे 1.25 बताओ। 0.43। पहले अमाउंट बताओ फिर लॉजिक बता रहा हूँ। 56। या जब वो ये कैलकुलेटर पे या फिर अपने कागज पे लिख रहा था, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या कर रहा है यार, माइनस क्यों कर रहा है, ये तो नुकसान है मेरा। उसने बोला भाई मेरी बात सुन, तू 35 के हिसाब से मुझसे पैसे ले ले, फिर मैं तेरे को बुद्धि से रोकूं, फिर बोलूं पैसे वापस दे, या इससे अच्छा मुझसे पैसे ही नेट बेसिस पे ले ले। नहीं आई बात समझिए, वापस समझे। अच्छा मतलब मैं कह रहा हूँ यार, मैं थोड़ा सा अभी कच्चा हूँ दिमाग में, मुझे बताओ एक बात, जब मैं खरीदने आता हूँ तो तुम मुझसे पैसे लेते हो ज्यादा, जब मैं बेचने आ रहा हूँ तुम पैसे दे रहे हो। वो फिर उसने मुझे बात बोली, होशियार नहीं बन, जब तू खरीदने आता है ना तो तू पैसे दे रहा होता है, तो तेरे से मैं उसके ऊपर चार्ज करता हूँ। जब तू बेचने आ रहा है ना तो तू मुझसे पैसे, तो मैं अपना कमीशन काट के दे रहा हूँ। या तो एक काम करते हैं ना, 35 ले, फिर तेरे को रोकूंगा, इसमें से क्या करना, तो तेरे को कितनी एंट्री बनानी होगी, या एक ही बनाए, नेट पैसे ले आते हैं। पहले बताओ बात क्लियर है। यानी अब मैंने आपको ये सिखा दिया बातों बातों में कि जब भी आप इसको बेचने जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। क्या उस पैसे कम मिलने की लॉजिक पता है कि वो आपको पैसे देगा नेट ऑफ कमीशन। बात क्लियर है। चलें जी, हमने कहा कि भाई रेदर देन मैं इसको मार्क टू मार्केट करूं, मैं अपने पास पैसे ले आऊं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास कितने शेयर्स मौजूद हैं? 10 थे ना? ओके। अच्छा भाई मैंने कहा कि 10,000 प्लस 2,000, समझने के लिए, याद दिलाने के लिए लिखे हैं मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5625 से। बताओ 12,000 इंटू दिस कितने पैसे आएंगे मेरे पास? 41750। सर आपने कहा कि इतने पैसे आपके पास आ गए। अच्छा जी, मैंने कहा मैं इन्वेस्टमेंट को डी रिकॉग्नाइज करूंगा। ये बड़ी लॉजिकल बात है, तो सुनना, क्योंकि मैं ये इसलिए डिटेल में भी करवाता हूँ कि IAS 1 में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। भाई 10 ट्रांजैक्शन है ना, इसमें से एक ये भी आ जाएगी, उसके लिए इतना आसान है ना। FAR 2 में IAS 1 का सवाल दे 20-25 नंबर का, 20 नंबर का लेट से, उसके अंदर 5 नंबर की IFRS 9 की एडजस्टमेंट डाल दो, क्या पूरा कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट हो जाएगा? बच्चे कहेंगे कि यार IFRS 9 आया नहीं, पर देखोगे IAS 1 में छुपा हुआ होगा, कंसोल के साथ आ सकता है। तो हम उसको इंटायरिटी में सोच रहे हैं कि कोई भी एंट्री आएगी मुझे आनी चाहिए। इधर देखिएगा। अच्छा भाई मैंने कहा एक रिकॉल कराता हूँ चीज, पीपी जब तुम बेचते हो तो अपनी किताबों से कैरिंग अमाउंट निकालते हो। फॉर एग्जांपल 100 का पीपी खरीदा था, 20 का डेप्रिशिएट हो गया, बचा कितना? तो क्या सेम केस हर एसेट के लिए ना, जितने में मौजूद होगा उतने से भाग जाएगा। अब एक एक करके मेरी बात पे फोकस करना, नहीं समझ आया तो वापस से पूछ लेना। पहले इतना बता दो ऑनलाइन वालों, आप सब यहाँ तक कहानी क्लियर है, कि नेट वाली कहानी क्लियर होगी कि पैसे मैं मार्क टू मार्केट क्यों नहीं कर रहा? सर जब मेरे पास रहेंगे ही नहीं तो फेयर वैल्यू पे लेके जाने की कोई नीड, वरना तुम्हें बताऊं कितनी एंट्री बनानी होगी, 3। सुनो, पहले लेके जाओगे फेयर वैल्यू पे, फिर पैसे लेके आओगे, फिर उसको कमीशन दोगे, कितनी एंट्री? या तो हम एक ही बना लें, बात एक ही है। चले जी, हमने कहा कि भाई हमने ये बिल्कुल ये पत्थर पे लकीर है कि जब भी शेयर्स बेचूंगा तो उसको मार्क टू मार्केट सिंपल शेयर्स निकाल के फेंक दूंगा, दैट्स इट। अब शेयर्स कितने पे जाएंगे ये देख लेते हैं। मुझे याद आ रहा है मेरे पास 2 लॉट्स हैं, एक 10 वाली और एक 2 वाली। मैंने कहा सर पहले 10 वाली का हिसाब करें। मैंने कहा मेरी 10 वाली लॉट आई थिंक पिछले साल की फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है। सुन लेते हैं इधर देखते हैं। मैंने कहा सर मैं कसम खा के कहता हूं 26 पे कैरी हो रही है। एक एक शेयर का हिसाब रखते हैं ना, टेंशन ही नहीं होगी जिंदगी में। पिछली लॉट कितने पे कैरी हो रही है? तो आप उसको इस पे नहीं लेके आए थे, ये 31 पे नहीं लेके आए थे, तभी मना किया था उसको मार्क टू मार्केट नहीं करना। तो सर क्या मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि भाई मेरे ये 10,000 शेयर्स 26 पे कैरी हो रहे हैं, तो डी रिकॉग्नाइज भी 26 से ही होंगे। पहली बात ये हो गई। मैंने कहा सर इसका आंसर आ गया 260। मैंने कहा सर एक और पंगा है, जो ये 2,000 शेयर्स हैं ये कितने पे कैरी हो रहे हैं? 31 पे या 31.3875? 31.3875। तो सर आप इसको मार्क टू मार्केट नहीं किया था क्या? सर अभी तक किया ही नहीं है आपने, खरीदा उसको, अब बेचने की बात हो रही है।
उसकी कॉस्ट में कोई चेंज, यानी इसके ऊपर पहली बार गेन रिकॉर्ड होने जा रहा है, इसके ऊपर पहली बार गेन रिकॉर्ड होने जा रहा है। अच्छा भाई, हमने ये कहा कि भाई 2K इंटू, ये अमाउंट कौन सी है भाई, 31.38, कितना आ गया ये 775। इन दोनों का सम बताओगे 322। सर अब हम एग्री करते हैं इस बात पे कि मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी किताबों में इतने पे मौजूद थी और इतने से ही निकाल दी। अब समझने की बात, क्योंकि आगे का होमवर्क है जो मैं दूंगा, अगर इसमें से मैं 2000 शेयर्स या 500 शेयर्स बेचता तो इन्वेस्टमेंट पूरी डी रिकॉग्नाइज होती है सिर्फ 500 शेयर्स की, और फिर जो गेन रिटेन अर्निंग में जाता वो भी सिर्फ किसका, बाकी का, जब तक वो बेच नहीं जाता। सबको बात क्लियर है? गुड यार, आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये OCI 2020 फॉर द ईयर एक गेन रिकॉर्ड होगा, इसको इससे कंपेयर करो, 91975। क्या मैं कह रहा हूं कि मैंने बेचते वक्त एक और गेन रिकॉर्ड किया है? मैं बताऊं उसके अंदर दो गेन्स है। अगर नहीं समझ आए देखो, रट्टा नहीं लगाना, हाथ क्या पूछना, प्लीज सुनना। क्या मैं ये कह सकता, अच्छा एक हमारी बहन कह रही सर एंट्रीज में से भी तो निकल सकती है कैरिंग अमाउंट। अच्छा अगर मैंने ये सही किया है ना, तो आपकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। एक मेरी तसल्ली के लिए कैलकुलेटर उठाओ, इन्वेस्टमेंट आप 151875, जल्दी 151875, इसमें प्लस करें 108125, 108125, फिर आप इसके अंदर ऐड कर दें 62775, कितना आया, ये आ गया। खुदा के वास्ते एग्जाम में शॉर्टकट पे जाना, क्योंकि अभी तो आपका मैच इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने सारी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है। अब मैं बोलूं उसमें से 200 शेयर्स बेचे हैं तो भाई क्या करोगे, तो फिर आपको एक एक शेयर पे काम करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए जी, अब एक और चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूं इसके अंदर दो गेन है? सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं जाना, एक बार कॉन्सेप्ट आ गया फिर फ्लुएंट हो सवाल में। आप इधर सुनो, क्या मैं कह सकता हूं 91975 में दो गेन है? पहला बता रहा हूं, पहला गेन ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो पुरानी वाली 26 पे रिकॉर्ड हुई थी, वो आपने 34.5625 पे बेची है, 35 पे नहीं, इस पे बेची है, 34 पॉइंट पे। बात सुनिएगा वापस से, मैं कह रहा हूं उसके अंदर दो गेम है जो इस साल बुक हो रहे हैं। एक वो इन्वेस्टमेंट जो आपने किस पे कैरी की थी, 26 पे, बेची कितने की, 34.56, तो एक इन दोनों का डिफरेंस गेन आ रहा है। ये आज तक का, ये सिर्फ इस साल का है, फंस गए इस साल का है। 26 से आ रहे हो भाई, 26 से आ रहे हो, 26, यही तो सिखा रहा, कोई मसले वाली बात नहीं। देखो एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं देता, मैं तुम्हें लॉजिकल बता दूं बात। वो बोलता है ये फॉर द ईयर का गेन निकाल, तो बच्चा बोलता है ये आज तक का चिपका दिया उसको, बच्चा बोलता है आज तक का निकाल लो, हम बोलेंगे तू फॉर द ईयर मिले। समझने की बात ये है कि लॉजिकली मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो एंट्री देखो, एंट्री बनती है फॉर द ईयर की, ये भी दिमाग में बिठा लो, एंट्री तो फॉर द ईयर की बनती है ना। तो भाई मैं कह रहा हूं कि जो अब ये इस एंट्री में गेन बुक हुआ है 91975, क्या ये आज तक का है या सिर्फ फॉर द ईयर का है? पिछले साल का, पिछले साल में बुक हो चुका है। बात क्लियर है? अच्छा फिर मैं इसकी लॉजिक दे रहा हूं कि इस गेन के अंदर दो गेन्स हैं, एक 26 से 34 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस, और एक 31.3875 और 34.5625 का डिफरेंस। पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई? सर क्योंकि हमारे पास एक लॉट नहीं है, दो लॉट्स हैं, पर ये गेन कौन सा है, फॉर द ईयर का, एजेड का, फॉर द ईयर का। यहां तक क्लियर हो? अच्छा अब मुझे ये बात पता लग गई कि मेरा तमाम गेन रियलाइज हो चुका है, चाहे पिछला हो, पर ये बुक कहां हुआ है, OCI में, PNL में। वेरी गुड, आगे सुनिएगा। अब क्या मैं कोई भी चीज OCI में रहने दूं या सब निकाल के रिटेन अर्निंग में? अच्छा एक तरीका तो ये है कि मैं शॉर्टकट करूं, एक तरीका ये है कि मैं सबको ऐड करूं। अच्छा ऐड करके मैं खाली अमाउंट लिख देता हूं आपकी याद दिलाने के लिए, फिर उसको शॉर्टकट से भी देखते हैं। इधर आ जाओ, मैंने ये कहा कि अगर आपको मेरी बात पे विश्वास हो तो ये तो हमने लास्ट ईयर कैलकुलेट किया था 108125, क्या ये हमने लास्ट ईयर कैलकुलेट किया था? क्या ये बैलेंस शीट में मौजूद है? पक्की बात है। अच्छा इसके साथ साथ आपने ये बुक किया है,
इन दोनों का सम बता दें। 2 यही है। अच्छा टोटल ओसीआई आफ्टर डिस्पोजल इतना, यानी मैं कह ये रहा हूं कि मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी ना, मैंने उसमें से इतना कमाया। अब इस बात को अगर प्रूव करने जाए ना तो खाली 1 मिनट लगेगा, ताकि आपको आगे आसानी हो जाए। बस यहाँ पे मेहनत करनी है बेसिक पे। इधर मैंने कहा कि भाई पहली सिक्योरिटी कितने की खरीदी थी, देखो अपने सवाल में सोल्यूशन है तुम्हारे पास 15.18। वेरी गुड। इधर देखना सर, मैं कह रहा हूँ 15.1875 की एक चीज खरीदी थी मैंने और उसको बेचा है 34 इसमें तमाम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के इंपैक्ट्स मौजूद हैं। मैंने कहा देखो लॉजिकल, अगर एक बिल्कुल मुंशी भी एंट्री बनाया तो वही जगह खरीदी इतने की, बेची इतने की, ये कितने शेयर्स थे? प्लीज गेन बताओ इसका आज तक का। 85। सही है, तो मैच ही नहीं कर रहा इससे। अच्छा सॉरी, 2000 वाला भी है। हमने कहा कि भाई सर दूसरा वाला जो गेन है 31.3875, सर हमने कहा 31.3875 माइनस, भाई मुझे तो ये देखना है खरीदी कितने की, बेची कितने की, गेन निकालने के लिए। कितने शेयर्स हैं ये, कितना आया? 6350। इन दोनों का सम नहीं, कोई भंड मारा तुम लोगों ने। ये वाला, ये वाला, अच्छा ये वाला बताओ। 9185 91975, ये कितना है भाई? अच्छा ये भी सही है, ओके। ये वाला, ये किस नशे ने बताया था, कौन बैठा भाई? ये तू ही होगा। इधर 19750। अच्छा भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं जानी, 193750 और 6350 200, क्या ये इससे मैच होता है? ऐसा ही है सर। समझने की बात यह है कि मैंने एग्जाम में ये शॉर्टकट्स लगाने हैं जब तक इस पे हाथ सेट हो जाए, पर हम इन मीन वेल जो सवाल करेंगे उसके अंदर हम मैच भी करते रहेंगे, कहीं हमारी कैलकुलेशन आउट तो नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आई? अच्छा अब मेरी बैलेंस शीट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? क्यों? कोई ओसीआई आएगा? क्यों? अब आखिरी चीज बता दो, आखिरी चीज, ताकि मैं क्लोज करूं उसको, फिर मतलब क्लास को क्लोज नहीं करूंगा डेफिनेटली। इधर एक मिनट खाली एक चीज बताओ मुझे। अच्छा पहले एक चीज मोहब्बत में बताओ तो सही, फिर देखते हैं ना ऑफ होने का सीन। इधर अगर यही एंट्रीज में फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में बनाऊं तो क्या उसमें कुछ ट्रांसफर होगा, या सब ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में ही होगा? सब ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में होगा, आपको कुछ ट्रांसफर करने की नीड नहीं है। ये ट्रांसफर करने की पड़ी किसमें? सिर्फ ओसीआई में। तो सर यानी कि दैट मींस कि जब आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल करेंगे तो उसमें सिर्फ जो गेन है, प्लीज फोकस होकर सुनना, ये जो गेन रिकॉर्ड होगा ना, ये डायरेक्टली कहां जाएगा? और पीएनएल से सीधी तक चला जाएगा। हमें कुछ ट्रांसफर करने की, एडिशनल एंट्री बनाने की कोई नीड नहीं है। अच्छा अब एक और चीज बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों के ये गेन तो ऑलरेडी रिटेन अर्निंग में मौजूद है? इस वाले केस में कहां मौजूद था? यहां कहां मौजूद है? वहां पे ओसीआई में मौजूद था, कभी तो नीड आई कि इसको उठा के कहां ट्रांसफर करूं? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में बस एक बार एंट्री बन जाती है, उसके बाद मुझे कोई पंचायत नहीं है। पहले बताओ बात क्लियर है? ओके जी। अच्छा जी अब एक सवाल कर ले, पहले इसको कॉपी तो कर लो। सॉरी, ये 30 जून तक तो बना चुके हो ना? पक्की बात है। इसकी पीएनएल की एंट्री बनाओ, फिर एक साथ कॉपी करते हैं। आ जाओ, पहले पीएनएल की एंट्री फिर सोचूंगा। अच्छा प्लीज यार ये तो देखना, एक मिनट खाली मुझे इसकी एंट्री बना दो ताकि हम इसको मैच कर लेते हैं। अच्छा भाई क्या मैं कह सकता हूँ कैश इसमें भी सेम आएगा 414750? अच्छा प्लीज मुझे बता दो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितने पे कैरी होगी? सेम होगी? किसका फर्क होगा? ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। वेरी गुड। अब खाली एक एक करके मुझे बता दो प्लीज, सुकून के साथ समझ के। क्या मैं कह सकता हूं कि पुरानी इन्वेस्टमेंट तो 10,000 इंटू 26 पे ही है, न्यू वाली इन्वेस्टमेंट कितने पे? 31 पे। प्लीज आप ये तो बता दिया मुझे आपने, और ये कितना है? 2000 इंटू 31,
62,000 बस। टोटल कितना? या सर ये नहीं समझ आ रहा, वहां पे इन्वेस्टमेंट 322,775 पे, वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हुई हुई है, यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं हुई हुई। अच्छा तो सर मेरा गेन कितना आ गया? 92,750। अच्छा खाली कैलकुलेटर उठा लो जल्दी से ताकि मैं इसको मैच करूंगा। 92,750 और ये वाला रिटेन अर्निंग 108,125 200 और इसमें से ये 775 माइनस करो, मैच है। सर देखें फर्क क्या है, वहां पे पीएनएल से खुद रिटेन अर्निंग में जा रहा है, यहां से ओसीआई में कहां फेंकना है, दोनों में फर्क ये है। बात क्लियर है? अब कॉपी करें इसको आराम से भाई। ये रहा जी आपका पहले 31 दिसंबर यहां से शुरू हो रहा है। जी देखो डिस्पोज करते हुए जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना वो ओसीआई में एडजस्ट हो गई है, या पीएनएल का पूछ रहे हो? अच्छा देखो एक अच्छा सवाल है तो सुनो सब बच्चों सुनो इधर प्लीज। इन्होंने अच्छा सवाल किया कि सर जब हमने डिस्पोज किया तो आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट क्यों नहीं किया? बात सही है, बात सही है ना, होनी चाहिए। इधर देखो पहले सारे काम बने, इधर देखो भाई सवाल ये है, वापस से रिपीट कर रहा हूं, सवाल ये है कि आपने बेचते वक्त जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर की है उसको एक्सपेंस आउट क्यों नहीं किया? इधर देख लेते हैं। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने पैसे पूरे नहीं लेके आया। पैसे कम आने का मतलब ये है कि वो जब इन्वेस्टमेंट से कंपेयर हो रहा है तो गेन कम रिकॉर्ड हो रहा है। गेन कम रिकॉर्ड होने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें नेट हो चुकी है। तो अगर मैं करूंगा तो कितनी बार हो जाएगी? अच्छा आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट का अगर एक्सपेंस दिखाना है तो आप फिर ग्रॉस एंट्री बनाएंगे, पहले आप पैसे लेके आए पूरे और फिर एक्सपेंस अलग से दिखाएं, फिर नेट करेंगे, आंसर यही आ जाएगा। क्लियर है? मिशेल कौन सा वाला मैच करवाना बताएं, अभी बता देता हूं मैं, 1 मिनट। कौन सा ओसीआई वाला गेम पूछ रहे हैं या पीएनएल वाला? अच्छा अजान मैंने ये कहा कि इन्होंने एक ने पूछा था ये मुझसे कि भाई अगर सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप बेचते वक्त भी इंकर कर रहे हैं तो आपने उसको एक्सपेंस आउट करके क्यों नहीं दिखाया? तो मैंने उनको ये कहा कि भाई एक्सपेंस आउट इसलिए अलग से नहीं किया क्योंकि आप पैसे ही कम लेके आ रहे हो ना, तो आपका गेन कम रिकॉर्ड हो रहा है। गेन कम रिकॉर्ड होने का मतलब ये कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसके अंदर ऑलरेडी नेट हो चुकी है। वो भी बता देता हूं मैं, पहले ये एंट्री कॉपी किया आपने? अच्छा भाई इधर देखिएगा मिशेल, मैं आपको खाली एक चीज बता देता हूं। इधर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ओसीआई का बैलेंस निकाला। हमने कहा लास्ट ईयर तक का ओसीआई है और इस साल आपने ओसीआई इतना बुक किया। मिशेल ये बात बता देंगे कि यहां तक क्लियर है? 200 100 ओसीआई का बैलेंस था, मैंने इसको उठा के कहां फेंक देना है? रिटेन अर्निंग में। इसकी एंट्री भी बना लो, ओसीआई डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। सही है, ये एंट्री बना दी मैंने। अब आगे सुन लो भाई, फिर मैंने एक शॉर्टकट सिखाया। मैंने कहा कि भाई आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। आप ये देखें कि आपने पुरानी लॉट इतने की खरीदी, बेची इतने की, 10,000 शेयर से गेन इतना। मैंने कहा न्यू लॉट खरीदी इतने की, बेची इतने की, 2,000 शेयर से गेन इतना, तो आपके पास कुल मिला के गेन आ गया 20,100। यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? 200 100 सॉरी 20,100 बोल रहा हूं। अच्छा भाई अब इसको मैंने फिर पीएनएल से भी मैच करवा के दिखाया। मैंने कहा रिटेन अर्निंग ओपनिंग कितनी थी, लिख के बता दो जल्दी से मुझे, देख के बताओ। रिटेन अर्निंग ओपनिंग कितनी थी? 10,8125। फॉर द ईयर का गेन कितना? 92,750। फॉर द ईयर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 775 है ना, 775 आ गई। अच्छा मैंने कहा कि भाई जब मैं इन तीनों को नेट कर दूंगा तो रिटेन अर्निंग क्लोजिंग कितनी? 200। अच्छा क्या अब अगर मैं बात कहूं और तुम उससे एग्री करो, क्या मैं कह सकता हूं बच्चों के 31 दिसंबर 2020 पे
दोनों मॉडल्स के आखिर में रिटेन अर्निंग 200-100 होगी। क्यों? क्योंकि शेयर पूरा बिक के रियलाइज हो चुका है, तो अब कोई ऐसा फर्क रखने की नीड नहीं है। फर्क कब तक रहेगा? जब तक वो ओसीआई में मौजूद है, जब तक वो बिक नहीं गया। अब क्लियर है? जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों। ये बिल्कुल हमने एकदम हर जगह से इसको मैच किया है। सही है जी? बता दो यार प्लीज। ओके जी। पीएनएल वाले में इसके बाद एंट्री नहीं बनेगी, बस यहाँ पे खत्म। सही है? हाँ भाई, एक सवाल। बस क्या मतलब? अच्छा ये चले, अभी भले मैं ऑफ करता हूँ, बट ये कि एक होमवर्क दिया है, एक और होमवर्क दूंगा और फिर वो क्विज आएगा। सही है जी? खाली 5 उसमें एमसीक्यूज होंगे मासूम से, वो आपको करके देने, और वो मासूम से ऐसे होंगे कैलकुलेशंस होंगी उसमें। मिलते हैं अगली क्लास में। आ रहा हूँ एक मिनट। पीडीएफ अभी भेज रहा हूँ, अभी दस्ती भेज रहा हूँ।